हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 73वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा फ्री रेडिकल। हमने बेटा फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये समझ लिया था। केवल हमने बेटा बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्किल फ्री रेडिकल्स को पढ़ना है। एल्किल फ्री रेडिकल्स, एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल बेटा कार्बन कैटायन, कार्बन एनायन के समान ही मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। लेकिन हम 0 डिग्री फ्री रेडिकल भी पढ़ाएंगे। तो यहां पे देखेंगे 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री फ्री एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल। 1 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल और यह है 3 डिग्री एल्किल फ्री रेडिकल। ठीक है। 0 डिग्री का मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम पर होना चाहिए जिसकी कोई भी वैलेंसी डायरेक्टली कार्बन से अटैच ना हो, यानी कि नो वैलेंसी, यानी कि 0 वैलेंसी कार्बन एटम से अटैच हो। इसका एग्जांपल बन जाता है, ये मैंने बना दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसकी 3 वैलेंसी होंगी बेटा, तीनों वैलेंसी को, किसी भी वैलेंसी को आप कार्बन से मत जोड़ो, हाइड्रोजन से। इसका मतलब यहां इस कार्बन एटम की कोई भी वैलेंसी कार्बन से अटैच नहीं है, यानी कि 0 वैलेंसी कार्बन से अटैच है। कोई भी का मतलब 0। तो 0 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया ये। प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाना है तो इस कार्बन को मुझे प्राइमरी कार्बन बनाना पड़ेगा। तीनों वैलेंसी में से केवल एक वैलेंसी कार्बन से जोड़ दो, बाकी हाइड्रोजन। यहां पर केवल इस कार्बन की एक वैलेंसी डायरेक्टली कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इसे कहेंगे प्राइमरी कार्बन। और इस प्राइमरी कार्बन पर जब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है। अब यहां पर इसे मुझे सेकेंडरी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 वैलेंसी कार्बन से जोड़ दूं मैं। ठीक। टर्सरी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों वैलेंसी कार्बन से जोड़नी पड़ेंगी इसकी। यह है टर्सरी फ्री रेडिकल। ठीक। अब देखते हैं बेटा हम एल्किल फ्री रेडिकल या केवल फ्री रेडिकल्स की कुछ रिएक्शंस। तो हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया एल्किल फ्री रेडिकल का। डाल दीजिए हेडिंग प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज नहीं, रिएक्शंस ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किस प्रकार की रिएक्शन देता है। सबसे पहले देखेंगे इसकी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस योगात्मक अभिक्रियाएं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है बेटा फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट है इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का योग। मेथेन है, ये है मेथेन CH4। हमने जोड़ना है बेटा हेलोजन, तो Cl2 बन जाता है CH3
Cl प्लस HCl। ठीक, इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड हो गया मेथिल क्लोराइड। ये मेथिल क्लोराइड CH3Cl उसके बाद फिर Cl2 से रिएक्ट करके बना देता है CH2Cl2 प्लस HCl। उसके बाद ये तो बन गई क्लोरोफॉर्म CHCl CH3Cl। नहीं, क्लोरोफॉर्म तो लास्ट में बनेगी। ये तो मेथिल क्लोराइड, ये डाई क्लोरोमेथेन। ठीक, अब ये उठा लो CH2Cl2 प्लस Cl2, क्या बनेगा CHCl3, ये बनी क्लोरोफॉर्म प्लस HCl। अब CHCl3 फिर Cl2 से रिएक्ट होगा और बनाएगा CCl4 प्लस HCl। अगर मैं ये कहूं कि अब कार्बन टेट्राक्लोराइड पर फिर क्लोरीन ऐड करो तो नहीं हो गई। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है, अर्थात इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा हमारा फ्री रेडिकल बनेगा। देखें आप, CH4 मतलब हम एनर्जी देंगे यदि, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चूंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग समान है इसलिए बॉन्ड होमोलाइटिकली टूटेगा। तो ये HCHH प्लस H, ठीक, ये टूट गया। इसी तरह से बेटा Cl2 भी ऐसे टूटेगा। Cl ये है Cl2, इसे एनर्जी दी हमने किसी पोलर मीडियम में, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा Cl प्लस Cl, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब यहां पर एक ये वाला और एक ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड नया बनाएंगे इस तरह से। ठीक, नया बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी और बन जाएगी रिएक्शन CH3 यानी कि HCHH और ये Cl बन गया, और यहां पर HCl, यहां पर बन जाएगा बेटा प्लस में, या यहीं लिख दो चलो, HCl दिख रहा है, HCl बन गया। ये है मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म आगे होती रहेगी, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन द्वारा। 3 स्टेप होते थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के, केवल 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो ये मैकेनिज्म हो गई। ठीक, तो एडिशन रिएक्शंस इन फ्री रेडिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। हमने दिखा दिया एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये मैकेनिज्म दिखा दिया आपको। आप देखें, आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या डाइहाइड्रोजन। हाइड्रोजन का योग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनकी हाइड्रोजन का योग। मान लीजिए ट्राइफेनिल C6H5
C6H5 ये भी टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल है बेटा। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे H2 के साथ तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और बनाएगा ये, ठीक। अब बेटा यहां पर तो एक है तो दूसरा भी लिख सकते हैं हम, C6H5 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 ये क्या करेगा बेटा, एक नया बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ एक नया बॉन्ड बना लेगा। ठीक, और बन जाएगी रिएक्शन, क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी C6 नया बॉन्ड बन गया ये। इसी तरह से यहां पर भी नया बॉन्ड बन जाएगा बेटा, C6H5 C6H5 ये नया बॉन्ड बन गया। ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार देख सकते हैं बेटा हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्राइफेनिल मेथेन बन गया बेटा, ये ट्राइफेनिल मेथेन। इसी तरह से आप देख लीजिए C6H5 थर्ड है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ट्राइफेनिल कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी रिएक्शन करवाऊं बेटा मैं O2 से, O2 से अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बॉन्ड तो टूटेगा बेटा, ऐसे टूटेगा, एक फ्री रेडिकल इस पे और इस बॉन्ड का, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ठीक। अब दूसरा फेनिल ग्रुप भी आएगा बेटा, ये किसके साथ, ये इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ नया बॉन्ड बना लेगा और रिएक्शन हो जाएगी बेटा आपकी ये। O सिंगल बॉन्ड O, ठीक। नया बॉन्ड ये है, न्यू बॉन्ड, और एक न्यू बॉन्ड ये बना C ये हुई।
ये थी एडिशन, ये था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन तो हमने आपको समझा दी, फ्री रेडिकल थी, फ्री रेडिकल की क्या थी, एडिशन रिएक्शन। अब देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल टॉपिक ही खत्म कर देते हैं आज। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल की बात करेंगे केवल हम। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल। एल्किल फ्री रेडिकल मतलब ये, एक तो 0 डिग्री, दूसरा प्राइमरी खोल खोल के लिख देता हूं बेटा। थोड़ा दूर दूर लिखूं, यहीं पे समझा दूंगा ना, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं। देखिए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल दिख रहा है, यह है 0 डिग्री, 0 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी। तो बेटा सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट कीजिए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को रिजोनेंस, रिजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसकी स्टेबिलिटी को बेटा हाइपर कंजुगेशन के बेस पर समझाया जा सकता है, ठीक है। अब ये हाइपर कंजुगेशन क्या है, हाइपर कंजुगेशन कैसे दिखेंगे बेटा, हाइपर कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन जितना ज्यादा होगा उस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। अब ये कैसे पता चले हाइपर कंजुगेशन कहां जा गए, तो हाइपर कंजुगेशन हम देखते हैं हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स के रेस्पेक्ट में, मतलब किस मॉलिक्यूल की, किस फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म कितनी ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स, हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स greater will be
ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल यार, ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है बेटा। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब ये कैसे जाने बेटा किस किस फ्री रेडिकल की हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखेंगे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स ये निकाल लेंगे बेटा, बराबर किसके होती है? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 इसके होगी। अब एल्फा हाइड्रोजन देखना, केवल क्या देखना है? एल्फा हाइड्रोजन पता चल जाएगा तो हमें जितने एल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें एक और जोड़ देना है, यानी कि एल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, एल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्म होती है। तो यहां पर तो बेटा ये अकेले कार्बन है, कोई एल्फा कार्बन नहीं, यानी कि नो एल्फा हाइड्रोजन। जब एल्फा कार्बन नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? नो एल्फा हाइड्रोजन। और जब नो एल्फा हाइड्रोजन तो नो कंजुगेटिव फॉर्म, मतलब नो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स, नो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म, कोई भी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म नहीं है। यहां पे देखिए ये पहला कार्बन, ये ग्रुप, इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से गिनेंगे इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन एल्फा कार्बन, और इस एल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए होंगे सब एल्फा हाइड्रोजन। तो ये एल्फा हाइड्रोजन, ये एल्फा हाइड्रोजन और ये एल्फा हाइड्रोजन, 3 एल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, 3 एल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी होंगी? हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बराबर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, तो 3 और 1 4, तो यहां पर कितनी? 4 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म बनेगी। हाइपर कंजुगेशन मैंने पढ़ाया था, 4 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स, 4 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेगी। और जब 4 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेगी इसका मतलब ये स्टेबल है, इससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर एक भी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स नहीं है। आपको यही तो बताया था, जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स होंगी, तो हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स केवल हम देख रहे हैं हर जगह, ये पता चल जाएगा चारों में हमें, तो हम स्टेबिलिटी बता देंगे। यहां पर देखिए ये है ग्रुप वाला, मतलब इसके ऊपर है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो वही कार्बन है। अब इससे डायरेक्टली कौन कौन से कार्बन जुड़े होंगे? वो एल्फा कार्बन, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, यानी कि ये एल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, यानी कि ये भी एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ना कि उसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एल्फा कहेंगे आप। ये एल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एल्फा कार्बन, ये एल्फा कार्बन। अब एल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन? यहां पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 तो ये हो गए। यहाँ ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन, 1 2 3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होगा इस मॉलिक्यूल में? 6। कितने बेटा? 6, 3 और 3 6। अब इसकी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स अगर मैं पूछूं तो कितनी होगी? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, अर्थात 6 और 1 7, तो यहां पर 7 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेगी, ठीक है, 7 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स बनेगी। 7 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स का मतलब इससे ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स है, ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गए। यहां पर देखिए आप, इस कार्बन पे है इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसे हमें कंसीडर नहीं करना है, इससे डायरेक्टली जुड़े हुए सभी कार्बन अल्फा होंगे। तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट और ये डायरेक्ट, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। अब 3 इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, 3 इसके पास है और 3 ही इसके पास है, तो 3 अल्फा यहां, 3 अल्फा यहां और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां, तो 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अगर मैं पूछूं इसकी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स कितनी बनेंगी, तो 9 और 1 10, कितनी बनेगी बेटा? 10 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स, इसकी बनेगी 10 हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स। अब मैंने एक लाइन लिखवाई थी बेटा, मैंने बोला था ग्रेटर
greater the number of hyperconjugate forms, greater will be stability of free radical. जिस एल्किल फ्री रेडिकल की जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म्स होंगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, यानी कि टर्सरी सबसे ज्यादा होता है, सेकेंडरी से, प्राइमरी से और 0 डिग्री से। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये, और इससे ज्यादा स्टेबल ये। ठीक है, तो ऑर्डर ये आएगा बेटा, 0 डिग्री से ज्यादा है 1 डिग्री, और 1 डिग्री से 2 डिग्री, और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल की। ठीक है, फ्री रेडिकल। तो ये तो ऑर्डर किसके समान मिल गया, कार्बन कैटायन। किसके समान, कार्बन कैटायन के समान। तो कह सकते हैं हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्बेनियम आयन या कार्बन कैटायन के तरह होती है, किस समान होती है, कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन, आयन के समान हो गई इसकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये थी बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।